अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। उम्मीद है आप, आपके घर वाले और आपके तमाम लिसनर्स साथ व खैरियत के साथ होंगे। मेरा नाम शहाब है और ये मैसेज मैं आपको एडिनबरा स्कॉटलैंड से भेज रहा हूँ। आज मैं आपको अपने सबसे पहले एक अंकल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हमारे वालिद साहब के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। माज़रत के साथ मैं इनका नाम मेंशन नहीं कर सकता। इनसे हमारे फैमिली टर्म्स भी बहुत हैं। मैंने बचपन से इनको देखा है और इनके साथ काफ़ी सिलसिलात हैं। और इनके ख़ानदान में पीरी-मुरीदी और गद्दी-नशीनों का सिलसिला भी है और बैकग्राउंड वो उसका ये बताते हैं कि इनके आबा व अजदाद में से किसी ने तकरीबन 7-8 जनरेशन पहले किसी ने बेइंतहा चिल्ले किए थे, वज़ाइफ पढ़े थे और 1 या 2 जिनको उन्होंने काबू कर लिया था और बाकी इस तरह से इनकी फ़ैमिली के साथ थे कि उन्होंने कुरान पढ़ाया कुछ जन्नात को दीन की तालीम दी। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो खुद ही इनके फ़ोर फादर्स और इनकी फ़ैमिली के साथ अटैच हो गए थे। होते-होते डाउन द जनरेशन ये सिलसिला इनके फादर तक पहुँचा था। इनके फादर गद्दी-नशीन थे। वो बाकायदा एक मदरसे में बैठा करते थे, लोगों के मसाइल सुना करते थे, उनका रूहानी इलाज किया करते थे। हमारे अंकल ने बहुत यंग एज से अपने फादर को ऐसा देखा कि वो कभी किसी की काट करते हैं या कभी किसी का रूहानी इलाज होता है तो उनके फादर पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, उनके फाइनेंसेस भी डिस्टर्ब होते हैं और उनकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है। तो बहुत यंग एज से ही हमारे अंकल ने अपना ये माइंड बना लिया था कि अगर तो ये सिलसिला मुझ पर आता है, तो मैं इस चीज़ को परस्यू नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा और मैं इस चीज़ से जितना दूर रहूँ, उतना बेहतर है। इस चीज़ का ज़िक्र शायद इन्होंने अपने वालिद साहब से भी किया होगा, तो इनके वालिद साहब ने इनको यही बताया कि 1-2 जिन जो हैं, वो तो इनके काबू में है, लेकिन बाकी जो आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनके और इनकी फैमिली के साथ अटैच हैं, उनको ये बताया नहीं जा सकता कि जी आप हमारे बाद इनको फ़ॉलो करेंगे, इनके काम करेंगे। वो अपनी तरफ से ही किसी को एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बेटा हो या कोई भी और हो सकता है ख़ानदान में और फिर वो उसके अंडर रह के उनकी हेल्प करते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन इंडिकेशन इनके फ़ादर को ये थी कि जैसे उनके बाद हमारे अंकल पे ही, उनके बेटे पे ही ये सब सिलसिला आएगा। हमारे अंकल इस चीज़ में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। ख़ैर इन्हीं सब बातों में हमारे अंकल के फ़ादर की अचानक एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो ये बताते हैं कि उनकी तदफ़ीन ज़ोहर की नमाज़ में हुई और तदफ़ीन के बाद तमाम लोग कब्रिस्तान से चले गए थे, सिर्फ़ ये और इनके चाचा कब्र के पास मौजूद थे और दोनों ही कुरान की तिलावत कर रहे थे। इनके चाचा में भी जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैमिली में ही कुछ ना कुछ सब पे असर रहता है, तो इनके चाचा भी ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो अब ये बताते हैं कि जहाँ कब्र पे बैठे हुए ये कुरान पढ़ रहे थे, उसके थोड़ी ही दूर एक दरख्त था और आउट ऑफ नोवेयर उस दरख्त के पीछे से तकरीबन 40-45 बहुत लंबे और हेवी बिल्ट वाले लोग कुर्ता शलवार में कि उनकी लंबी-लंबी दाढ़ियाँ थी और वो वहाँ से चलते हुए आए दरख्त के पीछे से और आके इनके और इनके वालिद के और इनके वालिद की कब्र और इनके चाचा के आस-पास खड़े हो गए। अब इनको तो ये कहते हैं कि मैं उस टाइम ऐसे माइंड फ्रेम में था कि मुझे एकदम से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन चाचा ने ना थोड़ा हाथ मार के और थोड़ा-सा ना बोला कि ये वो हैं, जैसे कुछ ऐसे बात की तो इनको भी थोड़ा-सा ये अंदाज़ा हो गया कि अच्छा नहीं ये दूसरी मखलूक है। अब वो बताते हैं कि उन तमाम लोगों में से एक हज़रत बहुत ही ज़ईफ़ थे और उन्होंने आके आते ही कब्र के पास दुआ के लिए हाथ उठाया और हाथ के और आँखों के इशारे से इनको और इनके चाचा को भी कहा कि हाथ उठाएँ। इन्होंने उन हज़रत ने दुआ पढ़ी और हमारे अंकल ये बताते हैं कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतनी खूबसूरत तिलावत उन्होंने आज तक किसी की नहीं सुनी। और दुआ के बाद वो इनके पास आके खड़े हुए, जो सबसे बुज़ुर्ग हज़रात थे वो। और इनको तसल्ली और दिलासा दिया कि हम आपके वालिद के बहुत करीब थे, बहुत अच्छे इंसान थे और दुआएँ दी और इनको ये मेंशन किया कि हम आपसे राब्ते में रहेंगे, आप हमसे राब्ते में रहेंगे और आपको कोई भी परेशानी होगी आप हमको बताएँगे, हम आपके साथ हैं और बस राब्ते में रहेंगे। इनको ये चीज़ परस्यू नहीं करनी थी, तो इन्होंने यही उस बुज़ुर्ग हज़रत को बोला कि मैं किसी को बाउंड नहीं रखना चाहता और मैं इस चीज़ में ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहता, तो अगर कोई बाउंड है यहाँ पर आप में से कोई भी मुझसे या मेरी फ़ैमिली से, तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ कि आप हमको छोड़ के जा सकते हैं, आप आज़ाद हैं हमारी तरफ से। तो इस पे वो बताते हैं कि बुज़ुर्ग हज़रत ने बस हँस के इनकी तरफ देखा और यही कहा कि ये मामलात ऐसे नहीं चलते और बस आप हमसे राब्ते में रहेंगे, हम आपसे राब्ते में रहेंगे। उसके बाद से चुट-पुट हमारे अंकल जो हैं उन्होंने अपने फ़ादर की तरह तो ये प्रॉपर ये काम नहीं किया, लेकिन हाँ, कभी चुट-पुट किसी जानने वाले को सुन लिया, किसी ने इनके पास भेज दिया, तो वो काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन बाकायदा अपने फ़ादर की तरह से काम नहीं करते।
अब मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊँ तो ये 2008 की बात है। मैंने उस टाइम रिसेंटली अपना मास्टर्स ख़त्म किया था एस्ट्रोनॉमी में और स्कॉटलैंड में ही मौजूद एक यूनिवर्सिटी मैंने जॉइन की थी एज़ अ लेक्चरर। ये समर का टाइम था। जून का एंड या जुलाई का फर्स्ट वीक समझें आप, जुलाई का फर्स्ट वीक समझें आप। तो फील्ड ट्रिप आ रहा था क्योंकि ये साल ख़त्म होने की तरफ था, एकेडमिक ईयर जो था एंड की तरफ था, तो एक फील्ड ट्रिप आ रहा था और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि उन्हीं कुछ डेट्स में एक मीटियोर शावर होना था। तो क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का डिपार्टमेंट था, एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स थे, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने पूरा ट्रिप इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि हम 2-3 दिन कैंपिंग और हाइकिंग भी करेंगे और उसके बाद ये मेटेओर शावर देख के ही हम अपना ट्रिप ख़त्म करेंगे। जो ट्रिप के लिए जगह डिसाइड की गई, वो स्कॉटलैंड के पास एक जगह है, आइल ऑफ स्काई। उस जगह को डिसाइड किया गया। ये 3 दिन का ट्रिप था। तकरीबन 60-70 स्टूडेंट्स होंगे। उनके साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे ये फैकल्टी में और मेरे और प्रोफ़ेसर्स, कलीग्स थे और कुछ chaperones थे, जो यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ भेजे थे। अ, हम लोग आइल ऑफ स्काई गए, वहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है। ये 3 दिन का ट्रिप था, 2 दिन हम लोगों ने हाइकिंग की, कैंपिंग की, सब कैंपिंग का सामान, ये सब चीज़ें खाने-पीने की हमारे साथ ही होती थी। डर्ट डर्ट बाइक्स होती थी हम हमारे साथ और वहाँ के लोकल कुछ गाइड्स भी थे जो हमको गाइड करते थे कि कैंपिंग साइट कौन-सी अच्छी है, कौन-सी नहीं। 2 दिन हम लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया और उसके बाद तीसरे दिन जिस रात मेटेओर शावर होना था, उस रात के लिए हमारे डिपार्टमेंट के हेड ने ये डिसाइड किया कि कोई बीच की जगह, पानी के पास की कोई जगह हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर खड़े होके हम आराम से मेटेओर शावर देख सकें। और मेटेओर शावर या ऐसी कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप सिटी लाइट्स और पोल्यूशन से जितना दूर जा सकें उतना आपको अच्छा आसमान का व्यू और उतना अच्छा आपको पूरा मेटेओर शावर दिखना था। तो इसी तरह से उन्होंने जब गाइड से ये बात की तो वो हमको कोस्ट लाइन की तरफ ले गया और चलते-चलते बहुत दूर हम निकल आए। ऑलरेडी हम दूर थे क्योंकि हम ऑलरेडी 2 दिन से हाइक और ट्रैकिंग कर रहे थे। तो सिटी से तो हम दूर थे, वो थोड़ा-सा और हमको और दूर ले गया पानी के पास और बीच था वहाँ पर, थोड़ा-सा कुछ ऐसी मुनासिब जगह थी कि बीच से थोड़ा दूर हट के सबने अपने कैंप्स भी लगा लिए थे और सब हो गया था। ख़ैर बहुत अच्छा ट्रिप था। उस रात सबने हमने तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब मेटेओर शावर हुआ वो देखा और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स अपने कैंप्स में सोने के लिए चले गए थे क्योंकि दूसरे दिन हमारी वापसी की रवानगी थी और कुछ फैकल्टी मेंबर्स और कुछ chaperones और कुछ इक्का-दुक्का कुछ स्टूडेंट्स उठे हुए रह गए होंगे। तो अब मैं और मेरे साथ एक और कलीग थे, हम लोग ऐसे ही वॉक करने के लिए निकल गए। काफ़ी देर हम लोगों ने पानी के पास ही वॉक की, उसके बाद मेरे साथ जो कलीग थे वो वापस ही की तरफ चल पड़े कि मैं जा रहा हूँ वापस। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ बहुत पुरसुकून जगह थी पानी के पास, तो मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर और वॉक करके आता हूँ। उसके बाद मुझे याद है कि मैंने मेरे ख़्याल से 10-15 मिनट और वॉक की होगी, तो मुझे थोड़े फ़ासले पे एक काला शैडो सा दिखा, हेवला सा दिखा आप समझें और एक दूर था, काफ़ी दूर था। लेकिन इतनी दूर से मैं ये देख पा रहा था कि वो बिल्कुल हवा में अटका हुआ है। ना उसका ज़मीन से कोई ताल्लुक है, ना ऊपर कुछ है, वो बस हवा में है। पहले तो मैं समझा किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है, कुछ है, कोई भी चीज़ है, मैं वापसी की तरफ पलटने लगा और मैं जैसे ही पीछे की तरफ पलटा हूँ, तो मैं लड़खड़ा के गिर गया और मैं एकदम से उठा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। ख़ैर मैंने यही समझा कि रात का टाइम है, अंधेरे का टाइम है, बीच है, हो सकता है पाँव में कोई चीज़ आ गई हो या मेरा पाँव किसी चीज़ में उलझ गया हो या लड़खड़ा गया हूँ मैं, गिर गया। लेकिन जैसे ही मैं वापसी के लिए उठा हूँ, तो कैंप की तरफ जाने के बजाय मैं दूसरी तरफ मुड़ गया और जहाँ वो चीज़ मुझे दिख रही थी, मैं उसकी तरफ चलना शुरू हो गया हूँ। और ये एक मोमेंट ऐसा था कि मैं मेरा ख़्याल से मेरी बॉडी मेरे ही काबू में नहीं थी। क्योंकि मैं अपने माइंड में मेरी ये बात चल रही थी, मैं अपने आप को ये बोल रहा था कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। मुझे एकदम से, वैसे मैंने आपको बताया कि बहुत पुरसुकून जगह थी, बहुत अच्छी फ्रेश एयर, बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन उस वक़्त मुझे पता नहीं क्यों अपने आस-पास हवा भी बहुत हेवी फ़ील हो रही थी। एकदम से घुटन, घबराहट हो रही थी मुझे वहाँ पर। और मैं बस यही चाह रहा था कि मैं वापस पलटूँ, लेकिन मैं उस चीज़ की तरफ चलता चला जा रहा हूँ और माइंड में अपने अंदर में यही बात कर रहा है, अपने आप को रोक रहा, लिटरली कोस रहा था मैं अपने आप को कि बस अब एक कदम आगे नहीं, बस शहाब अब यहाँ रुक जाओ, बस अब एक कदम आगे नहीं, बस अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। लेकिन जैसे मेरे पाँव मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे और वो चलते चले गए उस चीज़ की तरफ।
उस चीज़ के थोड़ा-सा करीब मैं गया हूँ, तो अभी भी फ़ासला था, बिल्कुल करीब नहीं था मैं उसके, तो वो चीज़ बिल्कुल हवा में थी। ब्लैक सा देखने में दूर से एक शैडो लग रहा था और जब मैं उसके करीब पहुँचा हूँ, तो उस चीज़ ने पलट के मुझे देखा है और लंबा-सा उसका मुँह था और मुँह के पास उसके ऊपर मुस्टैच जैसे मूंछें नहीं होती और बड़ी-बड़ी बिल्कुल उसका मुँह बिल्कुल नीचे की तरफ लटका हुआ था और वो मूंछें भी बिल्कुल उसके मुँह के साथ नीचे जा रही थी और उसका बाकी फेस जो था वो व्हाइट था और मतलब हल्की-सी शाइन थी उसपे और उसके आई सॉकेट्स जो थे वो खाली थे, ब्लैक थे बिल्कुल और बस यही मुझे लास्ट मेमोरी है। इसके बाद मैं दूसरे दिन अपने कैंप में उठा हूँ। अब दूसरे दिन जब मैं अपने कैंप में उठा हूँ तो बाहर गया हूँ तो काफ़ी लोग मुझे मतलब बड़े हैरत से देख रहे, सब देख रहे कि कुछ लोग मेरे पास आके पूछ रहे कि आपकी तबीयत कैसी है? सही है? अब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ? मुझे उस टाइम बहुत मेरी तबीयत ख़राब फ़ील हो रही थी और मुझे उस टाइम बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। आप समझिए तकरीबन 103 से ऊपर था मुझे उस टाइम बुखार। मैंने दवा ली और मैं बैठा थोड़ी देर में क्योंकि सब पैकिंग भी कर रहे थे, हमारी वापसी का भी टाइम था। तो 1-2 मेरे कलीग्स और शेफ़रॉन जो थे साथ में, वो आके मेरे पास बैठे अंदर कैंप में और उन्होंने मुझसे पूछा कि भई क्या हुआ था आपके साथ, क्या नहीं हुआ? तो जवाब देने से पहले मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ? मुझे ऐसा क्या हुआ है? मैंने लास्ट चीज़ ऐसी देखी है, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जिन कलीग के साथ गए थे, वो वापस आ गए। उसके बाद आप तकरीबन 2 ढाई घंटे तक वापस नहीं आए। हमको परेशानी हुई क्योंकि रात में लेट भी हो रहा था, तो हम आपको ढूँढने के लिए निकले, आपका आस-पास कोई मतलब नामो-निशान तक नहीं दिख रहा था। फिर कहने लगे कि थोड़ा-सा हम लोग पैनिक भी हुए और जो गाइड्स थे, उन्होंने मतलब अपनी डर्ट बाइक्स भी निकाली कि रात के इस टाइम पे पानी का फ्लो भी ज़्यादा होता है और ऐसा ना हुआ हो कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई हादसा हो गया और आप अल्लाह ना करे कहीं पानी में ही ना बह गए। और हम ढूँढते-ढूँढते वो बताते हैं कि हम कैंप साइट से डर्ट बाइक्स पे वॉक करते हुए भी नहीं, कहते हैं कि हम डर्ट बाइक्स पे चलते-चलते तकरीबन ढाई 3 घंटे डर्ट बाइक्स पे चलते-चलते हम वहाँ पर पहुँचे और एक पॉइंट बिल्कुल ऐसा आ गया था कि हम लोग बिल्कुल गिव अप कर रहे थे कि उसमें से एक गाइड ने बोला कि उधर ज़मीन पे कोई बीच पे चीज़ पड़ी हुई दिख रही है। और हम आगे आए तो वो आप थे और आपकी आधी बॉडी पानी में थी कि आपके ऊपर लहरें आ रही थी और बाकी आपको ऊपर का जो हिस्सा था आपका फेस और आपका चेस्ट, मुँह वो ऊपर की तरफ बिल्कुल मट्टी में धँसा हुआ था। हमने आपको वहाँ से उठाने की कोशिश की है, तो हम आपको उठा भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया जिस तरह से गाइड्स होते हैं और शेफ़रॉन जो होते हैं और जो हमारे साथ शेफ़रॉन थे उसमें से 2-3 बहुत अच्छे बिल्ड के थे और जिस तरह से ये ब्लैक लोग होते हैं तो वो भी ब्लैक थे थोड़े से कि अच्छे लंबे टॉल बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाले मसल्स और सिक्स पैक्स वाले वो वैसे थे लेकिन वो आपको नहीं उठा पा रहे थे कि एक ने अपना हाथ आपके एक अपने गर्दन पे डाला दूसरे ने आपका हाथ अपनी गर्दन पे डाला और आपको उठाने की कोशिश की तो जैसे महसूस हो रहा था कि पता नहीं आप कितने हैवी इंसान हो 400-500 किलो वो कहते हैं कि आपका ऐसा वेट फ़ील हो रहा था कि आपको वो 2 बड़े स्ट्रॉन्ग लोग उठा नहीं पा रहे थे और मुश्किल हम 7-8 लोगों ने मिलके आपको उठाया है और हमारे पास 2 डर्ट बाइक्स थी तो हमने उसमें से एक पे आपको रखा है। अब वो बताता है कि हम वापसी की तरफ भी जो चलना स्टार्ट हुए हैं तो जो दूसरी डर्ट बाइक थी वो तो तेज़ी से जा रही थी। लेकिन जिस डर्ट बाइक पे आप थे ना वो बड़े आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थी कि जैसे पता नहीं उस पे कितना हेवी वेट रखा हो, जबकि उस पे सिर्फ़ आपको हमने लिटाया हुआ था और आपके साथ सिर्फ़ वो एक ड्राइवर था जो डर्ट बाइक ड्राइव कर रहा था। अब कहते हैं कि वो होते-होते खैर से हम अपने कैंप पे पहुँचे और अगेन वहाँ पर वो कहने लगे कि तकरीबन 6 से 7 लोगों ने आपको लिटरली घसीटते हुए डर्ट बाइक से उठाया है और आपको आपके कैंप में ले जाके हमने आपके बेड पे जो आपका स्लीपिंग बैग था उस पे लिटा दिया। अब हम बाहर आके ये कुछ सोच ही रहे थे, कुछ बात कर ही रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इतनी देर में आप अपने कैंप से निकले और बहुत गुस्से में थे आप और दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए। अब उसमें से एक कहते हैं कि साहब थे उन्होंने आपके ऐसे कंधे पे हाथ रख के आपको बहुत पोलाइटली बोला कि यू शुड रेस्ट। तो आपने उनको इतनी ज़ोर का धक्का दिया है कि वो तकरीबन 4-5 फुट दूर जाके गिरे हैं और आप दूसरी तरफ चलना स्टार्ट होगा। अब हमें आपकी वो कहते हैं कि मेंटल कंडीशन सही नहीं लग रही थी, तो हमने आपको पकड़ने की कोशिश की। लेकिन आप बिल्कुल ऐसे बेकाबू हो रहे थे कि आप किसी को उधर धक्का दो, किसी को उधर धक्का दो, हाथ-पाँव चला रहे हो, आप सब कर रहे हो। तो तकरीबन अगेन 7 से 8 लोगों ने आपको बमुश्किल पकड़ा हुआ था, कि वो 7 से 8 लोग भी आपको पकड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि इतनी देर में एक लड़की है, स्टूडेंट में से थी, कैरन उसका नाम था, कि वो आपकी तरफ आई और उसने आपको देख के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। और उस आप उसको पहले बहुत गुस्से से देखते रहे और तकरीबन 5-6 मिनट बाद आप एकदम से बिल्कुल
स्टिल हो गए कि हम भी एकदम से मतलब हैरान हो गए कि हम क्या करें आपका, हम कन्फ्यूज़्ड थे कि हम आपको छोड़ दें तो आप कहीं भाग ना जाएँ या आप कुछ ना करें, आप किसी को हर्ट ना कर दें कि स्टूडेंट्स भी हैं साथ में। तो हमने आपको ना तकरीबन और 1 मिनट तक पकड़ा रहा कि पता नहीं आप अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता 1 डेढ़ मिनट बाद जब सब आपसे पीछे हटे हैं, सबने आपको छोड़ा है, तो बस आप पीछे की तरफ गए हैं और जाके अपने कैंप में लेट के सो गए और अब आप अब उठे। खैर मैंने उनको फिर बताया इस तरह से कि क्या सिलसिला था, क्या नहीं था, मैंने क्या देखा, क्या नहीं देखा। तो अब देखें, आई एम श्योर ये गोरे जितने लोग होते हैं काफ़ी चीज़ों पे इस तरह से यकीन नहीं रखते। और मुझे कुछ लोगों ने उस टाइम ये कहा भी कि आपकी हेलुसिनेशन है या आपने कोई और चीज़, आपको किसी और चीज़ के लिए आप मिस्टेक कर रहे हो या आपकी अपनी कोई तबीयत ख़राब थी, कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा। अच्छा, तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, जैसे मैंने आपको बताया मुझे बहुत तेज़ बुखार चल रहा था और मुझे हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन लेनी पड़ रही थी। इतने में फिर मैंने जो मेरे साथ कलीग भी बैठे थे, वो पूरे रास्ते मुझे 2-3 कलीग्स मेरे साथ मेरे बैठे रहे शेफ़रोन्स, और बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा था कि जैसे वो मेरे साथ क्या मोर मुझ पे नज़र रखने के लिए बैठे हुए हैं कि मैं कोई चीज़ कर ना दूँ, मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ या मैं अपने आप को हर्ट ना कर लूँ। बिल्कुल ऐसे अलर्ट पे उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी। अब जैसे उन्होंने बताया था कि ये एक लड़की थी कैरन, अब एक जगह हमने बीच में एक सिटी पे स्टॉप लिया, तो मैंने उस स्टूडेंट से ऐसे ही बात की कि आई हर्ड यू हेल्प्ड मी, तुमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था? तो उसने मुझको ये बताया कि मैं एक्चुअली मुसलमान हूँ और रिसेंटली मैं और मेरी फैमिली हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, और जब आपको वापस लाए हैं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी कोई फीलिंग थी कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपने किसी चीज़ को देखा है या किसी चीज़ से सामना हुआ है आपका, और बस मुझे अंदर से ये फीलिंग थी कि मैं कुछ पढ़ूँ आपके लिए, लेकिन मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता। और कहने लगी कि मुझे बस हमारे शेख साहब ने मुझे इतना आइडिया था कि कहा था कि कोई आयतुल कुर्सी नाम की चीज़ होती है, ऐसी चीज़ों पे आप वो पढ़ें, लेकिन वो चीज़ तो फ़िलहाल मुझे पढ़नी नहीं आती। और मुझे बस जितना पढ़ना आता था, कुरान की वर्सेस पढ़नी आती थी, मैंने वो पढ़ी हैं, और उसी को पढ़ते-पढ़ते एकदम से आप स्टिल हो गए और वापस जाके अपने कैंप में लेट गए। थोड़ा-सा मैंने उससे पूछा भी कि तुम क्या पढ़ रही थी, तो क्या नहीं पढ़ रही थी, जितना उसने मुझे बताया, तो उसने अलहम शरीफ और सूरे नास और सूरे फलक पढ़ी थी। इसके अलावा वो कहती है कि मैं बस रिपीटेडली यही 3 चीज़ें पढ़ रही थी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस आइडिया था आयतुल कुर्सी पढ़नी होती, लेकिन मुझे वो भी पढ़नी नहीं आती, मैंने अभी तक सीखी नहीं है वो। खैर बहरहाल रास्ते में मेरी थोड़ी-सी तबीयत ऊपर-नीचे चल रही थी और एक दफ़ा को मेरे हाथ में मुझे बड़ी शदीद जलन फ़ील हो रही थी, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने 1 रात पहले से कपड़े चेंज नहीं किए थे, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, और 1 रात पहले तो क्या हुआ मुझे होश भी नहीं था। तो उस टाइम क्योंकि हम बीच साइड पे थे, हवा भी थी, काफ़ी थोड़ा-सा ठंडा-सा भी माहौल था, तो मैंने एक फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक बिल्कुल फुल स्लीव्स का स्वेटर पहना हुआ था। अब मुझे जब बहुत हाथ में जलन बढ़ी तो एक जगह पर हम और रुके थे, वहाँ रुक के मैंने अपने कपड़े चेंज करने की कोशिश की। मैंने जब अपनी शर्ट और स्वेटर उतारा है, तो मेरे हाथ पे एक लंबी-सी, उल्टे हाथ पे लंबी-सी एक लाइन थी, और वो जले हुए का निशान था। और ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है कि जब मैं चेंज करके बाहर निकला हूँ, जो हमारी गाइड्स में और शेफ़रोन्स में जो पूरा स्टाफ़ था, उसमें जो एक मेडिक्स की और फ़र्स्ट एड की जो पर्सनल आदमी था, उसने देख के ये बोला कि ये किसी चीज़ के जलने का निशान है। और हैरत की बात ये है कि ना मेरी शर्ट पे कोई जलने का निशान था, ना मेरे स्वेटर पे कोई जलने का निशान था, बस जब मैंने वो कपड़े उतारे तो मेरी स्किन जली हुई थी। ये सब के बाद मुझे भी काफ़ी डर लगने लगा कि भई मैंने क्या देखा है, ये निशान कहाँ से आया? मैंने फ़ौरी अपने घर पहुँचते हुए अपने जिन अंकल का मैंने आपको ज़िक्र किया है, इनको कॉल की। ये भी सुन के थोड़ा बहुत हैरान हो गए कि क्या था, क्या नहीं था। इन्होंने मुझसे थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन माँगने की भी कोशिश की, लेकिन बस जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है, मुझे यही आता है, यही सेम चीज़ मैंने उनको भी बताई। तो कहने लगे, "अच्छा, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ।" थोड़ी देर में उन्होंने मुझको बस यही बताया कि आपका डेफ़िनिटली आपने किसी चीज़ को देखा है, लेकिन कोई चीज़ अल्लाह का शुक्र है आपके साथ अटैच नहीं है, कोई चीज़ आपके पास वापस नहीं आई है, और समझे आपके उस चीज़ का, वो जो भी चीज़ थी उसका उस रास्ते से गुज़र था। हवाई कोई चीज़ थी जो आपको दिख गई, बस आपको दिख के वो चीज़ चली गई, उसकी जो भी थी। अब आप बस नमाज़ और रोज़ा अपना कायम करें। मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था उस टाइम ज़्यादा पाबंदी से, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज़ किया कि आप नमाज़ अपनी कायम कीजिए। 1-2 दफ़ा की भी नहीं पढ़नी, 1-2 दिन भी नहीं पढ़नी, अब आपने पढ़ते रहनी है नमाज़, और अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ दिनों में आपका ये बुखार और ये सब चीज़ें होकर खुद ही सही भी हो जाएँगी, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे सही भी कर दिया, लेकिन ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही
कन्फ्यूज़िंग भी था, डराने वाला भी था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ।